गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम चर्चा करेंगे फाइनेंस बिल ने जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं इनकम टैक्स एक्ट में उनके बारे में। अभी दूसरे डायरेक्ट टैक्स, ब्लैक मनी लॉ और आपके ब्लैक मनी लॉ में कोई चेंज प्रपोज नहीं किया है इस बार। बेनामी लॉ में भी कोई चेंज नहीं किया है प्रपोज। तो इस बार का बजट जो है वो कुछ अमेंडमेंट्स लाया है और एक नया इनकम टैक्स बिल एक्सपेक्टेड है। पहले तो खबर थी 6 फरवरी को इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन कल की मीटिंग के एजेंडे में तो नहीं है। देखें कब इंट्रोड्यूस होता है और क्या उसमें आता है। अभी जो है हम करंटली बात करते हैं फाइनेंस बिल 2025 के द्वारा जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए उसके बारे में। सबसे पहला हम लेंगे यूलिप टैक्सेशन के बारे में। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में एक अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2021 से आई थी, जिसमें यह था कि 1 फरवरी 2021 या उसके बाद कोई भी यूलिप अगर इशू हुई है और उसके अंदर जो है वो प्रीमियम पेबल जो है वो 2.5 लाख रुपए है ड्यूरिंग एनी ईयर ऑफ द टर्म ऑफ द पॉलिसी, किसी भी साल में। मान लीजिए 10 साल की पॉलिसी है तो किसी एक साल में भी अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उस यूलिप पे जो पैसा मिलेगा इंक्लूडिंग बोनस वगैरह जो भी मिलेगा वो सारा टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा सेक्शन 10 क्लॉज 10D में। और अगर 2.5 लाख से ज़्यादा की मान लीजिए 4 पॉलिसी है यूलिप, तो जिन पॉलिसीज में 2.5 लाख से कम है उनमें एग्जेम्पशन मिलेगा, जिन पॉलिसीज में 2.5 लाख से ज़्यादा है उनमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये प्रपोजिशन था। इस यूलिप के अमेंडमेंट के साथ में एक अमेंडमेंट सेक्शन 45(1)(b) के रूप में किया गया था। 1B नया सबसेक्शन डाला था। उसमें यह किया था कि इस यूलिप से जो पैसा मिलेगा वो अदर सोर्सेज में टैक्स ना होकर के और कैपिटल गेन में टैक्स होगा, और इस यूलिप को इक्विटी ओरिएंटेड फंड माना जाएगा। सेक्शन 112A के हिसाब से रेट ऑफ टैक्स लगेगा जो आज की रेट में 12.5% है। लेकिन इस तरह के दूसरी यूलिप्स भी हैं जहां प्रीमियम पेबल 2.5 लाख से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन उनमें जो एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड है वो प्रीमियम जो है 10% या 15% से ज्यादा हो सकता है। 10% उस केस में जहां नॉर्मल व्यक्ति है, 15% दिव्यांगों के केस में। तो उस केस में भी सेक्शन 10(10)D में एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। उस केस में टैक्सेशन क्या होगा? तो उस केस में अभी तक टैक्सेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूप में था। अब ये नियम बना दिया कि कोई भी यूलिप हो, चाहे वो 2.5 लाख वो वाली कंडीशन हो या ना हो, कोई भी यूलिप अगर है जिसमें एग्जेम्पशन 10(10)D में नहीं मिल रही है तो उन सबको कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा, और कैपिटल एसेट मान करके उनका टैक्सेशन कैपिटल गेन के हिसाब से होगा, और 12.5% इक्विटी ओरिएंटेड फंड के हिसाब से 112A में, या और 111A में अगर शॉर्ट टर्म में हो जाएगा तो 111A में 20% के हिसाब से टैक्स होगा। तो अभी तक ये पोजीशन थी कि कोई भी जो पॉलिसी 1/4/2003 से लेकर के 1/4/2012 के बीच में इशू हुई थी, जिसमें 20% से ज्यादा जो है वो प्रीमियम था एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड का, या 1/4/12 के बाद जो इशू जिसमें 10% से ज्यादा है, या दिव्यांगों के लिए जो पॉलिसी जिसमें 15% है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो ATU में डिफाइंड है, डिजीज और इलमेट डबल में डिफाइंड है, डबल DB में, उनका जो है एग्जेम्पशन नहीं था 10(10)D में, और जो है वो अदर सोर्सेज में टैक्स होता था। अब ये इस कैपिटल गेन में इक्विटी ओरिएंटेड फंड में टैक्स होगा। इसकी फ्लिप साइड ये होगी कि अगर आपको कोई रिबेट मिलनी है तो वो आपकी चली गई है। इसलिए चली गई है कि मान लीजिए आपकी टोटल इनकम अदर देन यूलिप 7 लाख है, यूलिप पे 4.5 लाख मिले आपको कैपिटल गेन जो हुआ नेट, तो टैक्स ऑन टोटल इनकम आपका जो प्रपोज रेट है 4 से 8 लाख, उसके हिसाब से 15,000 रुपये हुआ। यूलिप पे 56,250 रुपये हुआ। टोटल टैक्स 71,250 रुपये हुआ। रिबेट आपको सिर्फ 15,000 की मिलेगी। ऐसा इसलिए है कि 87A में इन्होंने एक प्रोविजो जोड़ दिया है इस साल से, जो ये कह रहा है कि जब भी रिबेट हम देंगे
तो रिबेट का जो अमाउंट है वो जो इनकम 115 BAC में दी गई है उस पे जो टैक्स बन रहा है उससे ज्यादा नहीं होगा। तो 115 BAC में जो इनकम कवर्ड है वो सारी नॉर्मल इनकम है। स्पेशली टैक्स इनकम जितनी भी आपकी लॉटरी इनकम, आपकी कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इक्विटी ओरिएंटेड फंड वाले, या और भी कोई 115BB वाली कोई भी इनकम है, तो वो सारी 115BAC से बाहर है। उनकी टैक्स उस सेक्शन के हिसाब से होती है। तो उन सभी में ये रिबेट अब आपको नहीं मिलेगी। तो लास्ट ईयर जो बहुत हल्ला गुल्ला हुआ था कि कैपिटल गेन पर रिबेट नहीं दे रहे थे, तो अब गवर्नमेंट ने असेसमेंट 26-27 से ये कर दिया है कि हम रिबेट नहीं देंगे। लॉ में अमेंड कर दिया है। इसका अर्थ क्या ये माना जाए कि पिछले जो साल है उसमें अमेंडमेंट नहीं है तो उसमें रिबेट देना पड़ेगा। मुझे लगता है देना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमाउंट छोटे हैं, अपीलों में ज्यादा गए नहीं है लोग बाग। अगर अपील में गए हैं तो रिलीफ मिल जाएगा। सैलरी टैक्सेशन, सैलरी टैक्सेशन में दो मॉनेटरी लिमिट्स को चेंज किया है, बाकी कोई चेंज नहीं है। परक्विजिट में एक नियम है कि अगर आपने कोई एम्यूनिटी या बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पे 3 जनों को दिया है, एक ऐसा एम्प्लॉय जो आपके कंपनी का डायरेक्टर भी है, एक ऐसा एम्प्लॉय जिसका आपकी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और एक ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, तो उसके केस में जो भी बेनिफिट है उसका वैल्यू निकाल करके वो परक्विजिट में टैक्स होता है। अब ये 50,000 की लिमिट फाइनेंस एक्ट 2001 से आई थी, असेसमेंट 2002-3 से। उससे पहले 24,000 थी। तो ये लिमिट बहुत पुरानी हो गई। तो अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिख दिया है कि सब सैलरी शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है सेक्शन 233 के हिसाब से। प्रिस्क्राइब्ड मतलब रूल्स के अंदर जो आएगी लिमिट। तो रूल जो है आपके अब रूल से लिमिट आती रहेगी और ये लिमिट कभी भी गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। ये वेलकम मूव है क्योंकि लॉ में अमेंडमेंट करने में फाइनेंस एक्ट लाना पड़ता है, टाइम लगता है। रूल तो आप जब लगता है गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट तब चेंज कर सकती है। तो अभी भी जो एम्प्लॉय डायरेक्टर हैं जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाले हैं उनके तो परक्विजिट एज इट इज टैक्सेबल होंगे। जो सैलरी वाले हैं उनके केस में 50,000 से ज्यादा की जो सैलरी है उसकी जगह वो लिमिट बढ़ा के अब जो नई लिमिट आएगी, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, रूल से नोटिफाई करेगी, वो लिमिट पर आपको परक्विजिट निकलेगा। नेक्स्ट है मेडिकल परक्विजिट। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उसकी फैमिली मेंबर की ट्रीटमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया कोई खर्चा करता है और ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड का भी खर्चा करता है, साथ में अटेंडेंट का खर्चा भी वो देता है, तो ये परक्विजिट नहीं माना जाता है। इसके लिए भी कंडीशन है कि मेडिकल ट्रीटमेंट की जो खर्चे है वो आरबीआई से अप्रूव होने चाहिए। और दूसरा, एक्सपेंडिचर और ट्रैवल जो है वो परक्विजिट तभी माना जाएगा जब परक्विजिट तभी नहीं माना जाएगा जब एम्प्लॉय की सैलरी 2 लाख से ज्यादा ना हो। 2 लाख रुपए कोई फिगर नहीं रह गया आज की डेट में। तो इस फिगर को भी 2 लाख की जगह इसमें भी प्रिस्क्राइब्ड अब गवर्नमेंट इसमें रूल के द्वारा बताएगी कि कितना अमाउंट होगा और समय समय पर वो अमाउंट चेंज होता रहेगा। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में हम जानते हैं कि सेक्शन 23(2) रीड विद सेक्शन 23(3) एंड 23(4) एक एग्जेम्पशन देती है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है, या आप उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे इस वजह से कि आपका बिजनेस और प्रोफेशन कहीं और है, और उसकी वजह से आपको वहां पे किसी और मकान में रहना पड़ रहा है किराए पर, नॉट बिलोंगिंग टू यू, तो एनुअल वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें 2 कंडीशन और है कि प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्चुअली बी ऑक्यूपाइड गोइंग टू एम्प्लॉयमेंट बिजनेस, रिजाइड्स अदर प्लेस में, जो आप दूसरी प्लेस में नॉट बिल्डिंग बिलोंगिंग नॉट टू यू आप रहते हैं, प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं होनी चाहिए कभी भी, और कोई अदर बेनिफिट इससे डिराइव नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये एग्जेम्पशन मिल जाती है, आपको नील हो जाती है। 2 प्रॉपर्टी के केस में ये ऑप्शन आप ले सकते हैं, लेकिन आपको एक वैलिड रीजन दिखाना पड़ेगा कि आप प्रॉपर्टी क्यों नहीं ऑक्यूपाई कर पाए। अगर आप दूसरी जगह रहते हैं, मान लीजिए किसी का फ्लैट है दिल्ली में और वो दिल्ली में ही दूसरी जगह रहता है, लेकिन वो ये साबित कर देता है कि मेरे फादर की तबीयत खराब रहती है तो मुझे उनके साथ रहना पड़ता है, उनके फ्लैट पर रहना पड़ता है, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो अब इन्होंने ये कह दिया कि अगर जो है दूसरा जो कंडीशन है, कैन नॉट एक्चुअली
ऑक्यूपाइड वाली जो कंडीशन है बिजनेस प्रोफेशन की वजह से कुछ नहीं, सिंपल कर दिया कि कैन नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाई ड्यू टू एनी रीजन। तो या तो आपने ऑक्यूपाई कर रखी है या आप ऑक्यूपाई नहीं कर पाए फॉर एनी रीजन, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो एक एनामोली जो थी वो दूर कर दी गई है। इसमें एनामोली को अगर हम समझें तो बड़ी जोरदार एनामोली थी। मान लीजिए आपका एक मकान दिल्ली में है और एक मकान बम्बई में है, एंड दिल्ली वाले मकान में आपके मदर फादर रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। मुंबई वाले में आप रहते हैं। तो सेकंड वाली जो कंडीशन थी कि मुंबई में आपकी नौकरी है और उस नौकरी की वजह से आप अपना मकान ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हैं और आपको किसी दूसरी बिल्डिंग में रहना पड़ रहा है, नॉट बिलोंगिंग टू यू, तो एग्जेम्पशन मिलेगी। तो मुंबई की प्रॉपर्टी को भी वीकेंड छोड़ करके मैं किराए पे रहूं तब जाके मुझे मुंबई का एग्जेम्पशन मिल रहा था। अब ये है कि मैं दिल्ली में फादर रह सकते हैं, पेरेंट रह सकते हैं, मुंबई में मैं खुद रह सकता हूँ और या ना रहूं फॉर एनी रीजन, मेरी मर्जी, तो मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस वात्सल्य एक स्कीम लाए थे जिसमें आप अपने माइनर, जिसके आप गार्जियन है या पेरेंट है, उसमें आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप कोई विड्रॉल करेंगे तो 25% जो टोटल कंट्रीब्यूशन आपने किया है उस तक का विड्रॉल जो करेंगे तो वो 10-12 BA एक नया सब क्लॉज डाला है, सेक्शन 10 में 12 BA, उसमें वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 25% तक। सेकंड, इसी अकाउंट में कोई कंट्रीब्यूशन आप करेंगे तो 80CCD1B में एक 50,000 का डिडक्शन मिलता है कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। वो आपकी 1.5 लाख की लिमिट से ऊपर है। 80C में 1.5 लाख, 50,000 यहाँ ले सकते हैं तो 2 लाख हो जाता है। हालांकि अब ओल्ड रिजिम का जो है कोई मतलब नहीं रह जाएगा जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं अगले साल से, क्योंकि ओल्ड रिजिम का मतलब रहने के लिए बहुत सारे डिडक्शन, सारे लोन वगैरह लगने चाहिए, तो वो सारे केसेस में होते नहीं है ज़्यादातर। तो मुश्किल है कि वो कोई ओल्ड रिजिम में आप रह पाएगा। ओल्ड रिजिम इज ए गॉन केस नाउ। लेकिन अगर कोई ओल्ड रिजिम में रहता है तो 80CCD1B में 50,000 का अलग से डिडक्शन वो ले सकता है। और ये जो 50,000 का डिडक्शन है माइनर के अकाउंट में भी पैसा डालने पे मिलेगा, लेकिन टोटल 50,000 ही मिलेगा। मान लीजिए आपने अपने अकाउंट में 27,000 डाल दिए और माइनर के अकाउंट में 35,000 डाले तो टोटल घर से 62,000 गए, डिडक्शन 50,000 का ही मिलेगा। इसी माइनर अकाउंट से जो सम रिसीव्ड होगा क्लोजर पे, या तो क्लोजर पे या आप पेंशन प्लान लेंगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर डेथ ऑफ माइनर हो गया तो टैक्सेबल नहीं होगा। पर्सनल टैक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव है। सोच में पूरा परिवर्तन एक तरह से लगता है ब्यूरोक्रेसी के आ गया है। जैसा कि हमारी माननीय वित्त मंत्री ने भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी को कन्विंस करने में बहुत समय लगा कि हम 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दें। बहुत बड़ा स्टेप भारत ने लिया है। इतना एग्जेम्पशन तो खैर पर्सनल एग्जेम्पशन ही कहीं नहीं है। आप यूएस में जाएंगे, यूके में जाएंगे तो वहाँ बेसिक एग्जेम्पशन कोई लिमिट नहीं होती है। 1 रुपया भी आप कमाएंगे तो आपको टैक्स देना है। सभी विकसित देशों में जो करों की दर है वो इंडिया से ज्यादा है। आजकल एक बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की जाती है कि बड़े लोग इंडिया छोड़ रहे हैं क्योंकि इंडिया में कर बहुत ज्यादा है। इंडिया में कर अभी भी बहुत कम है। यूनाइटेड किंगडम में, आपके यूएसए में, सब में 40%, 50% तक टैक्स है। और आपकी जर्मनी में, सभी जगह टैक्स बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ टैक्स कम है, वहाँ दूसरे टैक्स भी बहुत ज़्यादा है, हाउस टैक्स भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ हर चीज़ पे टैक्स है और 1 रुपये कमाने पर टैक्स है। कोई बेसिक एग्जेम्पशन नहीं है। अभी भी आपको 4 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिल रहा है नई रेजिम में, वहाँ वो भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ टैक्स कम है इसलिए लोग जा रहे हैं, वहाँ दूसरे बेनिफिट्स हैं। वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, क्वालिटी ऑफ फूड जो मिल रहा है, जो वो लेबल लिख रहा है वो मिल रहा है। हमारे यहाँ लिख रहा है ऑर्गेनिक और दे रहा है पता नहीं क्या। तो ये जो चीज़ें उन लोगों ने अचीव की हैं कि जो चीज़ आपको कही जाएगी वही दी जाएगी, उसकी वजह से लोग जा रहे हैं कि उन्हें वह सेहत के हिसाब से और दूसरे बेनिफिट से। अदरवाइज टैक्सेशन के हिसाब से तो यूएस यूके नहीं जाएगा, फिर तो उधर जाएगा वो आपका किसी टैक्स हेवन कंट्री में जाएगा।
यूएस यूके अगर कोई जा रहे हैं तो वो टैक्सेशन की वजह से नहीं जा रहे, टैक्स तो वहाँ ज़्यादा है और वहाँ टैक्स लॉ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। यूएस का टैक्स कोड सिर्फ 6,500 पेज का है और यूके में तो 3-4 टैक्स है। जर्मनी का भी टैक्स कोड बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ टैक्सेशन बहुत टिपिकल है और वहाँ बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो सज़ा भी तुरंत है, हमारे यहाँ तो सज़ा भी नहीं होती है, लेकिन वो लोग जा रहे हैं फॉर डिफरेंट रीजंस अदर देन द टैक्सेशन। बहरहाल हम बात करते हैं कि टैक्स बोनांजा जो गवर्नमेंट ने दे दिया आपको इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के केस में, वो ये है कि 12 लाख तक पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और सबसे बड़ी चीज जो गवर्नमेंट ने करी है वो ये करी है कि एग्जेम्पशन लिमिट्स को भी चेंज कर दिया है, टैक्सेशन की स्लैब्स को भी चेंज कर दिया है। तो इसका फायदा ये होगा कि जिन लोगों की इनकम 12 लाख से ज्यादा है उन लोगों को फुल टैक्स देना होता है मार्जिनल रिलीफ के बाद। 12,70,000 पे मार्जिनल रिलीफ खत्म हो जाएगी, उसके बाद फुल टैक्स देना होता है। तो वो फुल टैक्स भी, उसमें भी उनको फायदा हो रहा है, हम अभी आगे देखेंगे। तो 4 से 8 लाख में 5% कर दिया है, 8 से 12 लाख में 10% कर दिया है, 12 से 16 लाख में 15% कर दिया है, 16 से 20 लाख में 20% कर दिया है, 20 से 24 लाख में 25% कर दिया। अब 24 लाख से ऊपर जाके 30% लगेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। ओल्ड रिजिम में 10 लाख से ऊपर 30% लग रहा है, यहाँ 24 लाख से ऊपर 30% लग रहा है। ये सब्जेक्ट टू सेस एंड सरचार्ज हमेशा रहती है ये रेटें। और स्पेशली टैक्स इनकम पे जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 111 ए, 112, 112 ए, 115 ए टू डी, बी बी बीज बीज उन पे नहीं लगेगी। अगर किसी की इनकम 30 लाख है तो उसको भी 1,10,000 का टैक्स बेनिफिट होगा। और 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है 87 ए की रिबेट के हिसाब से। अभी जो है 7 लाख तक टैक्स नहीं 87 ए की रिबेट में, अब इसको 12 लाख कर दिया है। 12 लाख तक या 60,000 रुपए टैक्स जो भी लोअर है वो कट जाएगा आपका। और 12 लाख से ऊपर अगर इनकम है तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि 12 लाख से अगर आपकी इनकम ज्यादा होती है तो आपका जो टैक्स अमाउंट है उसको देने के बाद आपकी इनकम 12 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए किसी की इनकम 12,50,000 होती है तो 12 लाख तक 60,000 टैक्स है और 50,000 पे 7,500 टैक्स है, तो 67,500 रुपये हो गया। अगर फुल टैक्स लगाएंगे तो वो 12 लाख से नीचे चला गया। तो वो ये कहता था कि साहब मैं 12 लाख से 50,000 रुपये ज्यादा कमाए, आई एम गोइंग बिलो 12 लाख, और जो मेरे से 12 लाख कमा रहा है उसको जीरो टैक्स पे, उसके हाथ में 12 लाख बच रहा है, मेरे हाथ में 12 लाख से कम बच रहा है। तो जो ऊपर का पैसा है 7,500 रुपये वो रिबेट मिल जाएगा आपको। तो आपको सिर्फ 12 लाख रुपए आपके हाथ में किसी तरह से बच जाएंगे। ये इसके पीछे फंडा है। और 87 ए में लास्ट ईयर जो हुआ था वो एसटीसीजी एलटीसीजी पे रिबेट नहीं दे रहे थे। इस साल उन्होंने अमेंडमेंट ही कर दिया कि अब जो रिबेट हम देंगे तो वो उस इनकम पे देंगे जो 115 बीएसी में टैक्स हो गया, यानी स्पेशली टैक्स जो रेट पे जो इनकम टैक्स हो रही है, स्पेशल रेट पे जो इनकम टैक्स हो रही है उस पर हम छूट नहीं देंगे। तो आपका वो छूट गया। 7 लाख की आपकी टोटल इनकम है, एसटीसीजी 5 लाख है, टोटल टैक्स 1,15,000 हुआ, रिबेट आपको 15,000 का मिलेगा। अर्लियर रिबेट 60,000 तक जा सकता था पुराने प्रोविजंस के हिसाब से। चैरिटेबल ट्रस्ट्स, चैरिटेबल ट्रस्ट्स में जो है वो कुछ बदलाव किए गए हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट में 6 कैटेगरीज में आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं। एक तो 1/4/21 को जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे इनकम टैक्स एक्ट में उनको लेना था, उन्होंने ले लिया, 5 साल के लिए उनको रिन्यू हो गया। दूसरा, जिन्होंने प्रोविजनल लिया है उनको फाइनल जो है वो, दूसरा जिनका रजिस्टर्ड हो गया है उनको अपने रजिस्ट्रेशन के 6 महीने पहले वापस से अप्लाई करना है। जो अब मान लीजिए किसी ने 1/4/21 को भी लिया, या पुराने वाले भी जो है उनको 5 साल बाद अब आ रहा है, तो उनका टाइम शुरू होगा सितंबर 25 से, तो उनको एप्लीकेशन लगानी है। प्रोविजनली रजिस्टर्ड है तो आपको 6 मंथ्स प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन या 6 मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी, जो भी अर्लियर है उसमें आपको अप्लाई करना है फाइनल के लिए। या एक कंट्रोवर्सी थी कि जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट थे, जो ट्रस्ट तो बने हुए थे, काम भी कर रहे थे, लेकिन इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं थे, तो वो जब अपना रजिस्ट्रेशन लेने आते थे और प्रोविजनल लेकर के ज्यादातर लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं और वो मान लेते हैं कि अब 3 साल तो गए,
तो 3 साल के लिए सो गए जा करके। तो जब वो 3 साल बाद वापस आए तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपको तो 6 महीने के अंदर आना चाहिए था, क्योंकि योर एक्टिविटीज वर ऑलरेडी स्टार्टेड। तो एक इंटरप्रिटेशन ये निकली थी कि जिस जैसे ही आपको प्रोविजनल मिला, आपको फाइनल के लिए आना चाहिए था। अभी आईटीएटी ने एक डिसीजन दिया है, उन्होंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग हैं, जो नए नहीं है, जो काम कर रहे थे, उनके लिए टाइम लिमिट 6 महीने वाली कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी वाली टाइम लिमिट नहीं लगेगी। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जब खत्म होने आएगा, उसके 6 महीने वाली टाइम लिमिट लगेगी। और जो नया ट्रस्ट है, जो बिल्कुल नया फॉर्म हुआ है, उसमें कमेंसमेंट वाली कंडीशन आपकी लगती है। तो ये एक बेनिफिशियल डिसीजन यहाँ डिस्कस करते हैं हम। चले, इसके अलावा किसी में मॉडिफिकेशन हुआ है ऑब्जेक्ट्स में, और 11(7) में जो 1046 और दोनों में ले लेते थे, 1023C और इसमें 11 में, उसमें से एक रहेगा, तो एक जो सरवाइव करता है वो ये वाला करता है, 12 वाला। तो उसमें सब में आपको ये रजिस्ट्रेशंस लेने थे। मॉडिफिकेशन है तो 30 दिन के अंदर आपको री अप्लाई करना होता है। अगर एक बार अप्रूवल हो गया, आपका मिल गया, तो 5 साल के लिए मिलता है। जो एप्लीकेशन अब जिनका भी अभी एक्सपायर होने वाला है, 5 साल होने वाले हैं, उनको अब आना है रजिस्ट्रेशन के लिए। एक और कैटेगरी हम डिस्कस करें तो पहली 5 हो गई, छठी कैटेगरी एक है जिसमें 2 हैं। एक नया ट्रस्ट है जिसने कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज नहीं किया है, उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के रूट से जाना होता है और फाइनल रजिस्ट्रेशन उसको लेना होता है, 5 साल के लिए मिलता है। एक है जिसने कमेंस कर दिया है और कभी भी 11-12 में एग्जेम्पशन क्लेम नहीं की हुई है आगे पीछे, तो वो सीधा फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं, उसमें भी 5 साल के लिए मिलता है। तो 1 to 5 में इन्होंने ये कर दिया है क्राइटेरिया कि 1 to 5 में जहां भी ट्रस्ट की जो टोटल इनकम है वो 5 करोड़ से कम है 2 previous years preceding the previous year in which application is made, तो 5 साल की जगह नहीं 10 साल मिलेगा, 5 साल नहीं मिलेगा, 10 साल मिलेगा। कंडीशन है 2 साल तक लगातार आपका 5 करोड़ से कम टोटल इनकम होना चाहिए, जो कि विदाउट एग्जेम्पशन है, तो यानी कि ग्रॉस रिसीट आपकी 5 करोड़ से कम होनी चाहिए, तो अब आपको 10 साल के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये 1 to 5 वाले को मिलेगा। नयों के केस में इन्होंने इस रिलैक्सेशन को नहीं दिया। इसका मतलब अभी भी ये माना जाए कि जो नए ट्रस्ट आएंगे एप्लीकेशन लेकर के, उनको तो अभी भी जो है वो 5 साल के लिए ही मिलेगा। इसमें इश्यूज आ रहे हैं कि नए जो ट्रस्ट आएंगे उसका क्या होगा, 5 साल 10 साल कैसे देखेंगे। अगर बिल्कुल ही नया है तो ये कंडीशन तो हमेशा फुलफिल होगी कि 2 साल में 5 करोड़ से कम टर्नओवर है। जो ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, रिन्यूअल के लिए आएंगे, उनको क्या 5 साल बाद आना है या 10 साल बाद आना है, अगर 5 करोड़ से कम है तो। इसी तरह से जहां प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो चुका था, फाइनल के लिए एप्लीकेशन पेंडिंग है और 1/4/25 या उसके बाद डिसाइड होती है, तो क्या 5 साल मिलेगा, 10 साल मिलेगा। अगर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन पीरियड हो जाती है, मान लीजिए आपको 10 साल कर दिया और फिर आपकी 2 साल बाद इनकम 5 करोड़ से ज्यादा हो जाती है और लगातार रहती है, तो क्या होगा, उसको वापस रीअप्लाई करना है कि नहीं करना है। और जिनको 5 साल के लिए मिला हुआ है, क्या उनको ऑटोमेटिक 10 साल के लिए एग्जेम्पशन मिल गया है। सबसे बड़ी चीज है, पैरेलल अमेंडमेंट 80G में नहीं किया, वहां अभी भी 5 साल ही है, तो फिर बात तो वही है, एप्लीकेशन वापस लगानी पड़ेगी। एक बहुत ही वेलकम मूव है कि वन ऑफ द कंडीशन जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है ट्रस्ट का, वो ये है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन लगाई रजिस्ट्रेशन के लिए और वो इनकम्प्लीट मार्क कर दी कमिश्नर ने, तो कैंसिलेशन होगा। कैंसिलेशन होगा तो आपका एग्जिट टैक्स लगा। अच्छा, इसमें भी एक इशू है कि जहां भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन था, फाइनल नहीं लिया या कैंसिलेशन हो रहा है, वहां पे क्या है, कई जगह तो सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन भी विड्रॉ कर रहे हैं और 115 TD भी दे रहे हैं। 11 का विड्रॉ नहीं हो सकता, 115 TD का नोटिस वो दे सकते हैं। तो अब इन्होंने कहा कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन के केस में हम ये कैंसिलेशन की पावर हटा रहे हैं, तो कैंसिलेशन नहीं होगा, तो 115 TD भी नहीं लगेगा। स्पेसिफाइड पर्सन, ट्रस्ट के केस में कुछ लोगों को स्पेसिफाइड पर्सन कहा गया है। अगर उनके बेनिफिट के लिए आप ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो जितनी इनकम उस बेनिफिट से होती है, वो इनकम पे आपको टैक्स देना होता है, वो एग्जेम्पशन में नहीं जाएगी 11-12 में। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब इन्होंने दिया हुआ था कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने स्पेसिफिक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन किया है ट्रस्ट को, और अप टू एंड ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर वो कंट्रीब्यूशन 50,000 से ज्यादा नहीं। अब 50,000 तो कोई फिगर ही नहीं हुई, बहुत पुरानी फिगर हो गई।
ये भी बहुत पुराना लिमिट है। इसको बढ़ाकर अब इन्होंने कर दिया कि ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख और अप टू द प्रीवियस ईयर 10 लाख अगर है तो स्पेसिफाइड पर्सन में हम मानेंगे। एक वेलकम मूव ये है कि जिस कंसर्न में उस स्पेसिफाइड पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसको अब हम स्पेसिफाइड पर्सन नहीं मानेंगे। एक और वेलकम मूव है कि रिलेटिव ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन विल नॉट बी स्पेसिफाइड पर्सन। ये बहुत प्रॉब्लम आ रही थी जब आप ऑडिट कर रहे थे 10B 10BB में, खासकर 10B में, कि आपको ये दिक्कत आ रही थी आप स्पेसिफाइड पर्सन के रिलेटिव की लिस्ट कहाँ से लाएं, और स्पेसिफाइड पर्सन का 50,000 का फिगर तो किसी का भी हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतों को रिमूव इस बार कर दिया गया है और ये नए अमेंडमेंट्स हो गए हैं। लॉसेस, corporates are always smart, they have some talented persons on their role। एक एवरग्रीनिंग ऑफ लॉस का इन लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया कि मान लीजिए ए लिमिटेड ने कोई लॉस इनकर किया तो उसको 8 साल मिलेंगे, बिजनेस लॉस है। अब ए लिमिटेड हो जाती है बी लिमिटेड में अमालगमेट, तो फैसला भी है कोर्ट का सुप्रीम इंडस्ट्रीज के केस में कि जहां पर भी अमालगमेशन हो गया तो जिस ईयर में वो वहां से फिर 8 साल मिल जाएंगे। तो अब बी लिमिटेड ने फिर 8 साल ले लिए। मान लीजिए बी लिमिटेड भी सेट ऑफ नहीं कर पाई लॉस को तो फिर उन्होंने उसको सी से मर्जर कर दिया, फिर 8 साल ले लिए। तो इसको हम कहते हैं एवरग्रीनिंग। लॉस कभी मर नहीं रहा है, आम आदमी का मर रहा है, इनका नहीं मर रहा है। ये सारी सिचुएशंस लगती हैं बिजनेस रिओर्गेनाइजेशंस में, अमालगमेशंस में, मर्जर्स में। बिजनेस रिओर्गेनाइजेशंस में कम लगती है, अमालगमेशंस एंड मर्जर्स में ज्यादा लगती है, वहीं पे होता है इस तरह का लॉस। अब इन्होंने ये कर दिया कि जो फर्स्ट एंटिटी जिसने लॉस इनकर किया है उसको जो ओरिजिनल पीरियड मिला है 8 साल का, वही पीरियड है। भले आप 4 बार मर्जर कर लो, पीरियड 8 साल वही रहेंगे। तो अगर ए लिमिटेड ने 2021-22 में लॉस किया है तो 8 years फ्रॉम एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर 21-22 के 31/3/22 से 8 साल मिलेंगे। अब भले आप 10 बार मर्जर करो, रहेगा वो 8 साल है वहीं पे ही। अब वो नई कंपनी में नया 8 साल की लिमिट नहीं खुलेगी। तो ये है जैसे 22-23 में किसी ने लॉस किया और 25-26 में अमालगमेशन हो गया तो 8 साल मतलब अभी तक तो था कि 25-26 से 8 साल, अब हो गया 22-23 से 8 साल। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से टैक्स इंसेंटिव टू स्टार्टअप, हर साल स्टार्टअप की फॉर्मेशन की डेट को 1 साल बढ़ा देते हैं। अभी तक आप कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं 1 अप्रैल 16 से लेकर के 31 मार्च 25 तक। अब इस बार इन्होंने 1 साल नहीं 5 साल बढ़ा दिया, 31 मार्च 30 तक कर दिया। एनएसएस विड्रॉल्स नेशनल सेविंग स्कीम चला करती थी, अब उसमें ये हो गया कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसमें ब्याज नहीं देंगे, जो है वो आपके 29 अगस्त 2024 के बाद से। तो जो भी पैसा 29 अगस्त 2024 के बाद विड्रॉ होगा उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है उन्होंने टैक्सेशन से, स्पेशल एग्जेम्पशन दे दिया है। टनेज टैक्स स्कीम आपके शिपिंग कंपनीज पे लगती है। तो अभी तक ये था कि टनेज टैक्स का ऑप्शन आप देते थे तो विद इन ए मंथ, इस मंथ दिया तो इस महीने के एंड से 1 महीने के अंदर जॉइंट कमिश्नर को डिसीजन लेना होता था। अब उन्होंने कर दिया कि विद इन ए मंथ जो है फ्रॉम एंड ऑफ द बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ आपको लेना होता था, अब क्वार्टर का कर दिया इन्होंने सिस्टम। तो 3 months फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच सच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। तो इस तरह से इसको कर दिया है। टनेज टैक्स स्कीम को इनलैंड वाटर वेसल्स पे भी कर दिया है, अभी तक तो फॉरेन पे ही था, अब इनलैंड पे भी इसको लेके आ गए। अपडेटेड रिटर्न, गवर्नमेंट एक तरफ तो आपको रिटर्न बढ़ने देती है 31 दिसंबर तक, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्मूला निकाला है अपडेटेड रिटर्न। तो अभी तक आप 12 महीने और 24 महीने फ्रॉम एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। 12 महीने तक 25% एडिशनल टैक्स के साथ और 24 महीने तक 50% एडिशनल टैक्स के साथ। अब इन्होंने 2 नए क्राइटेरिया जोड़ दिए इसमें, 36 महीने और 48 महीने। 36 महीने 60% एडिशनल टैक्स के साथ और 48 महीने 70% एडिशनल टैक्स के साथ आप भर सकते हैं। ये प्रोविजन 1/4/25 से लागू हो जाएगा और एनी असेसमेंट ईयर के लिए लागू हो जाएगा। तो असेसमेंट 21-22 का अपडेटेड रिटर्न वापस खुल जाएगा आपका 1/4/25 के बाद। तो 21-22 से आप अभी फाइल कर पाएंगे, बस ये 70% और ये सब लगेगा। और एक नया क्राइटेरिया जोड़ दिया कि जब 148A का नोटिस इशू हो गया है वहां अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकता। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया ऑलरेडी हैं,
उसमें एक जोड़ दिया, लेकिन अगर 148A में ड्रॉप हो गई प्रोसीडिंग्स तो फिर आप फाइल कर पाएंगे। सर्च असेसमेंट, सर्च असेसमेंट ऐसा लगता है जैसे इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है। कभी कुछ करते ही रहते हैं इसके अंदर ये लोग। बड़ा क्लासिक असेसमेंट है, हम इसको देख लेते हैं। एक साथ 95 से 31/5/3 तक इन्होंने कहा ब्लॉक असेसमेंट करेंगे BBBI के अंदर। फिर उनका ब्लॉक में तो क्या है कि लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो हम 1/6/2003 से 31 तक नया लाया 143A to D। फिर इन्होंने कहा नहीं ये भी नहीं, अब हम 1/4/21 से लेकर 31/8/24 तक जो सर्च होगी उसमें हम 147 से 153 में करेंगे। फिर 1/9/24 से ये लिया है वापस से ब्लॉक असेसमेंट, ले आए तो ले आए। तो जो है वो एक बीच में रिटेंशन ऑफ बुक्स पर डिस्कस कर लें। अभी तक ये बुक्स रिटेन कर सकते हैं सर्च एंड सीजन में 130 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट। इसको बढ़ा करके कर दिया है कि 1 month फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इज मेड। तो ये आपका एक नया अमेंडमेंट है। अब इसने अनडिस्क्लोज इनकम की डेफिनेशन लास्ट ईयर दी थी, उसमें मनी बुलियन ज्वेलरी को तो ले लिया था, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को नहीं लिया। तो अगर सर्च में बिटकॉइन मिलता है तो अनडिस्क्लोज इनकम है या नहीं, इस पर इशू था, तो इसको अब इन्होंने यहाँ इंक्लूड कर दिया। 1 फरवरी 2025 के बाद से अगर कोई वन वीडियो मिलता है सर्च में तो वो अनडिस्क्लोज इनकम का पार्ट होगा। कंप्यूटेशन ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम 1/9/24 से 31/1/25 तक का कंप्यूटेशन जो है लास्ट ईयर किया था वो है टोटल इनकम 153 भी में जो आप डिक्लेयर करेंगे। टोटल इनकम जो 143, 144, 147 या इसमें प्रायर टू डेट ऑफ सर्च असेस हुई है वो ऐड होगी, बाद में टैक्स लगते समय लेस हो जाएगी। टोटल इनकम 139 के किसी रिटर्न में या 139 में मतलब 142 में या 148 के नोटिस में डिक्लेयर करिए, वो भी बाद में रिड्यूस हो जाएगी। और टोटल इनकम प्रीवियस ईयर एंड न्यू एंट्रीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आधार पर जो निकाली गई है वो, और अनडिस्क्लोज इनकम जो सबसेक्शन 2 में जो असेसिंग ऑफिसर ने कहा वो सारी इनकम जोड़ करके माइनस करके उस पर टैक्स लगाएंगे। इसको भी इन्होंने चेंज कर दिया। अब इन्होंने ये कर दिया कि 1 फरवरी 2025 से कि वो 115BC वाली वो सारी तीनों इनकम तो वो की वो रहेगी, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर एंड हो गया है, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न एक्सपायर नहीं हुई है डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च पे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज है उसके आधार पे इसको कंप्यूट करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, बाद में लेस कर देंगे। फिर पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम 1st day of April टू प्रीवियस ईयर सर्च इज इनिशिएटेड टू द एंड ऑफ द लास्ट डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च, उसमें भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई मिलेंगी एंट्रीज के आधार पर कर देंगे। और इनिशिएशन ऑफ सर्च से लेकर लास्ट ऑफ ऑथराइजेशन तो वो भी एंट्रीज के आधार पर कर देंगे। ये तीनों चीजें नई इन्होंने वापस से इसमें ऐड कर दी हैं। पिछले साल इन्होंने कहा था कि जहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग को स्पेसिफाइड डोनेशन को है वो हम सर्च में लेंगे। अब इन्होंने कह दिया कि नहीं, सर्च असेसमेंट नहीं, उसका नॉर्मल असेसमेंट होगा। टीडीएस और टीसीएस, टीडीएस में नए थ्रेशोल्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं इन्होंने। 193 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अभी तक कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं था, टीडीएस कटता था 10,000 रुपए का, 1/4/25 से आ जाएगा। 194A में बैंक और पोस्ट ऑफिस वगैरह अगर कोई ब्याज देते थे तो 40,000 नॉर्मल केस में और 50,000 सीनियर सिटीजन के केस में टीडीएस नहीं करता था। अब 50,000 और 1,00,000 पे नहीं कटेगा। और आम आदमी जो आपस में ब्याज का लेन देन करते हैं वहाँ 5,000 की जगह लिमिट को बढ़ा के 10,000 कर दिया है। डिविडेंड की लिमिट 5,000 से 10,000, डिविडेंड म्यूचुअल फंड की लिमिट 5,000 से 10,000। विनिंग फ्रॉम लॉटरी को पहले एग्रीगेशन करते थे, एक लॉटरी में 3,000 आए, दूसरी में 8,000 आए तो 11,000 पे टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा आपका। अब पर ट्रांजेक्शन देखा जाएगा, तो 10,000 की लिमिट है, 3,000 का प्रॉफिट हुआ कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 11,000 का हुआ कट जाएगा, फिर 5,000 का हुआ नहीं कटेगा, इस तरह से चलेगा। इंश्योरेंस कमीशन में 15 का 20 कर दिया है, एनी अदर कमीशन में 15 का 20 कर दिया है, कमीशन ब्रोकरेज में 15 का 20 कर दिया। रेंट में बहुत बड़ा चेंज है, 2,40,000 ईयरली था, अब उसको 50,000 फॉर ए मंथ कर दिया है। ये बड़ा चेंज है आपको कि अब आपको मंथ के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट अभी हम समझेंगे आगे इलस्ट्रेशन के साथ। फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज में 30,000 से 50,000 कर दिया है, और एनहांस कंपनसेशन में 2.5 लाख से 5 लाख का आपका कर दिया है। टीडीएस ऑन रेंट,
टीडीएस ऑन रेंट दो जगह कटता है, एक 184 आई में और एक 184 आई बी में। 184 आई में काटता है बिजनेस, कंपनी, फर्म या इवन इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका टर्नओवर बिजनेस में 1 करोड़ से ज्यादा है पिछले साल में, और इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ईयर ऑफ पेमेंट किया, और प्रोफेशन में 50 लाख से ज्यादा है, तो उसको टीडीएस काटना होता है। और 2,40,000 तक अगर रेंट है सालाना तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब ये कर दिया है कि 2,40,000 की जगह 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ 1,425 से। तो अगर 50,000 से ज्यादा नहीं है एक महीने का तो टीडीएस नहीं है, अगर है तो है। अप्रैल 25 से सितंबर 25 45,000 पर मंथ है, कोई टीडीएस नहीं है। अक्टूबर 25 से 55,000 है, टीडीएस है। प्रॉपर्टी है, आपने ए को रेंट की 45,000 पे जुलाई तक, नो टीडीएस। बी को रेंट की 55,000 पे अगस्त से, तो टीडीएस है, फिर आपको कोई वो छूट नहीं है। फर्दर मान लीजिए 55,000 रुपये रेंट है, 4 महीने है, तो 2,20,000 हुआ तो भी टीडीएस है। पिछले पहले 2,40,000 था तो टीडीएस नहीं था, अब टीडीएस है। 50,000 है, 12 महीने का है, लेकिन 6 लाख है, लेकिन 6 लाख होने के बावजूद टीडीएस नहीं, क्योंकि एक महीने का रेंट 50,000 से ज्यादा नहीं हो रहा है किसी भी महीने का। और अप्रैल टू सितंबर 45,000 और उसके बाद 55,000 हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ 50,000 से ऊपर है उस साल आपको टीडीएस, उस महीने आपको टीडीएस काटना है। इसी तरह से प्रोफेशनल फीस में 30,000 की जगह 50,000, टेक्निकल सर्विस में 30,000 की जगह 50,000, रॉयल्टी में 30,000 की जगह 50,000, और नॉन कम्पीट फीस में 30,000 की जगह 50,000। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अभी ये होता था कि आप स्पेसिफिक कंडीशंस अगर फुलफिल करते हैं 0.1% टीडीएस काटते थे, अगर परचेज जो है वो आप करते हैं और उसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा हो जाती है इन ए प्रीवियस ईयर। और सेलर को काटना होता है टीसीएस उसी के ऊपर। दोनों प्रोविजन पैरेलल चल रहे थे। अब सेलर को पता नहीं टीडीएस कटा कि नहीं कटा, टीडीएस काटने वाले को पता नहीं सेलर ने ले लिया कि नहीं ले लिया। अगर टीडीएस कट गया तो सेलर को काटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर सेलर ने काट लिया तो टीडीएस काटने की जरूरत थी। हालांकि सर्कुलर से इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया था कि अगर सेलर ने काट लिया है तो आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन सर्कुलर्स की क्या फेट है ये मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ लें, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी सर्कुलर जो इनकंसिस्टेंट विद द लॉ है वो आईटीओ पे बाइंडिंग नहीं है। तो आप अगर सर्कुलर फॉलो कर रहे हैं और कल को आईटीओ नहीं माना तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पहले ये रूल था कि जो सर्कुलर है सीवीरिटी के वो बेनिफिशियल है और वो बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया रूल। उन्होंने कहा नहीं, जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है वो सारे सर्कुलर आईटीओ पे भी बाइंडिंग नहीं है। तो अब आप उस हिसाब से अपने फैसले लेना चाहिए सभी लोगों को प्रैक्टिस करते समय। तो एक ही ट्रांजेक्शन में टीडीएस और टीसीएस कट रहा था, तो इस चीज को सही करने के लिए इन्होंने कहा कि टीसीएस अब हटा देंगे, ओनली टीडीएस ही काटना है। एक बड़ा जोरदार किस्सा था कि किसी ने रिटर्न नहीं भरी तो उसका टीडीएस डबल रेट पे, हायर रेट पे 20% उस पे कटना था। और अगर आपने गलती कर दी टीडीएस काटने में तो आपके पास नोटिस आए हुए पड़े हैं लोगों के पास हायर टीडीएस के, और उनको डिमांड निकली पड़ी है ब्याज के समेत। अब इन्होंने ये कर दिया कि ये वाला सेक्शन ही उड़ा दिया, टीसीएस और टीडीएस दोनों में से 1/4/25 के बाद से। लेकिन 24-25 के लिए आपको अभी भी नॉन फाइलर वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी। हाँ, अब हायर रेट पे टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। अगर टैक्स डायरेक्टली आपको पैन नंबर नहीं देता या पैन इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है तो हायर रेट पे कटेगा। लेकिन इसमें मूट पॉइंट ये है कि जो केसेस आप पुराने बना चुके हैं, जब आपकी थिंकिंग बदल चुकी है कि भाई हम इसमें अब जो है इसको डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, ईज ऑफ बिजनेस के लिए आपने किया है, तो इसको फिर पिछले केसेस को विड्रॉ भी करना चाहिए गवर्नमेंट को, या ऐसा कोई सर्कुलर देना चाहिए कि उन केसेस को सेटल मान लिया जाए। क्योंकि जब आप लॉ को इस तरह से चेंज कर रहे हैं और लॉजिकली चेंज कर रहे हैं तो पूरा चेंज होना चाहिए। टीसीएस ऑन टिम्बर। अभी तक आपकी 2.5% की रेट थी टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट लीज, टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर देन द फॉरेस्ट लीज और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और टेंदुलीज। इसमें हो ये रहा था कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस की एक तो डेफिनेशन नहीं थी, दूसरा ट्रेडर्स को आपस में भी जो है वो काटना पड़ रहा था, क्योंकि टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर देन ए फॉरेस्ट लीज। तो ए ने फॉरेस्ट लीज में खरीदा
बी उससे खरीद रहा है तो टीसीएस लग रहा है, सी उससे खरीद रहा है तो टीसीएस लग रहा है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन इन्होंने कहा किसी स्टेट एक्ट में है तो वहां से ले लेंगे, नहीं तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से ले लेंगे। और टीसीएस जो है ट्रेडर पे नहीं कटेगा, तो ओनली लीज पर कटेगा, तो ट्रेडर को बाहर कर दिया इसमें से। तो अब ये हो गया कि टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग तेंदू लीव्स ऑब्टेन्ड अंडर द फॉरेस्ट लीज, तो 2.5% थी रेट, अब 2% हो जाएगी 1,425 से। टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर देन अंडर द फॉरेस्ट लीज 2.5% ही 2% हो जाएगी। केवल टिम्बर के केस में ट्रेडर का जो है वो टीसीएस अभी भी कटेगा। अदरवाइज ऑन दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आपका टीसीएस तभी कटेगा जब आप फॉरेस्ट लीज में उसको खरीदेंगे। अदरवाइज एज ए ट्रेडर आप खरीदेंगे तो आपका टीसीएस अब नहीं कटेगा। तेंदू लीव्स पे टीसीएस एज इट इज है, वो हटा नहीं है। ओवरसीज रेमिटेंसेस पर टीसीएस को रेशनलाइज किया गया है। अभी तक 7 लाख रुपए तक रेमिटेंस करने पर कोई टीसीएस नहीं था, उसको अब लिमिट को बढ़ा के 10 लाख कर दिया है। 10 लाख कर दिया है तो 10 लाख से ऊपर पे 5% आपका कट जाएगा। इसी तरह से कोई एजुकेशन के लिए आप भेज रहे थे आगे, तो 0.5% मतलब रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर, तो 0.5% इन एक्सेस ऑफ 7 लाख था। अब ये टीसीएस हटा दिया है। अगर आप किसी रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके फर्दर स्टडीज के लिए पैसा बाहर भेज रही हैं, तो उस केस में टीसीएस अब नहीं होगा 1,425 के बाद से। और रेमिटेंस अंडर एलआरएस अदर देन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, वही 5% इन एक्सेस ऑफ 10 lakhs। ओवरसीज पे यह था कि 5% टिल 7 लाख, और उसके बाद 20% अब हो गया 5% टिल 10 लाख, अब उसके बाद 20%। ओवरसीज टूर पैकेज के ऊपर टीसीएस और गुड्स ये हम डिस्कस कर चुके, 261 हटा दिया गया है। पेनल्टी प्रोविजंस 270AA में आप एप्लीकेशन लगाते हैं इम्यूनिटी की, तो उसके मंथ एंड के 1 महीने के अंदर उस एप्लीकेशन को डिसाइड करना होता है। तो लोगों ने कहा कि अगले ही महीने हमको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और ये हमें दिक्कत आती है 1 महीने में वापस रिप्रेजेंटेशन के लिए तैयार रखना, अपने कंसल्टेंट को बात करना। तो अब इस पीरियड को बढ़ा करके 3 महीने कर दिया है, मतलब एप्लीकेशन लगाने के महीने से 3 महीने के अंदर प्रोसेस हो सकती है। अभी तक कुछ पेनल्टी सिर्फ जॉइंट कमिश्नर लगा सकते थे, 271C टीडीएस की, 271CA टीसीएस की, 271D कैश लोन्स की, 270DA DB ये सब कैश लोन वाली है रिपेमेंट की। अब एओ के पास पावर दे दिया, जेसीआईटी से हटा दिया है। टाइम लिमिट ऑफ लेवी ऑफ पेनल्टी में बहुत बड़े चेंजेस हैं। अभी तक अलग अलग टाइम लिमिट चलती थी, अब सिंपल कर दिया है 6 साल 6 महीने। जिस क्वार्टर में मान लीजिए प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट हुई हैं वो कंप्लीट हुई है, और अगर ये रिलेवेंट ऑर्डर जो है वो अपील में नहीं गया है, तो उस जिस क्वार्टर में प्रोसीडिंग कंप्लीट हुई उसके एंड से 6 महीने। अगर 263 264 में जो है वो रिवीजन हो गया है तो वही 6 महीने क्वार्टर से, और अगर अपील का ऑर्डर डिसाइड होके आ गया है तो जिस क्वार्टर में रिसीव हुआ है उसमें उससे 6 महीने। इसी तरह से ट्रिब्यूनल का है, ये इन्होंने पूरा कर दिया है। रिवीजन अगर किसी अपीलेट ऑर्डर की वजह से पेनल्टी में रिवीजन होगा तो वो भी किया जाएगा, हटानी होगी तो हटा दी जाएगी। एसएससी को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, और 6 मंथ्स की एक्सपायरी के बाद एंड ऑफ द क्वार्टर किसी तरह का कोई पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं। टीसीएस का प्रोसिक्यूशन, एक अमेंडमेंट आया था लास्ट 2 साल पहले कि अगर आपको कोई टीडीएस काटा आपने और उसको जमा नहीं किया, लेकिन उस टीडीएस की रिलेटेड जो रिटर्न बननी थी उसकी टाइम लिमिट से पहले आपने उसको जमा कर दिया, तो प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। लेकिन इससे रिलेटेड अमेंडमेंट टीसीएस के सेक्शन में नहीं किया गया था। इस बार टीसीएस के सेक्शन में भी वो अमेंडमेंट कर दिया गया है कि अगर टैक्स कलेक्शन करके आपने जमा नहीं किया, तो जब आपकी टीसीएस की रिटर्न ड्यू डेट है उस क्वार्टर की, उससे पहले अगर जमा कर देंगे तो ब्याज ही लगेगा, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। लेकिन पेंडिंग केसेस का क्या होगा, जहां पे जो है वो क्वार्टर के पहले पेमेंट कर दिया गया है, उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। क्रिप्टो एसेट्स, एक तो क्रिप्टो का एआईआर फाइल होगा, रिपोर्टिंग एंटिटी जिसको भी बनाएंगे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी,
वो क्रिप्टो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो देनी पड़ेगी। सेक्शन 255 डबल बी डबल ए इसमें डाल दिया गया है। इसकी कोई पेनल्टी अभी प्रिस्क्राइब नहीं की है, भूल गए हैं। इसको पढ़ा दिया है क्रिप्टो एसेट का, सेक्शन 247 में डिफाइन करते हैं। तो एक न्यू क्लास है कि एनी क्रिप्टो एसेट बीइंग डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू दैट रिलाइज ऑन अ क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और सिमिलर टेक्नोलॉजी टू वैलिडेट एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन। हमें तो समझ में नहीं आता है क्या चीज़ है, लेकिन जो भी है ये एक वीडियो बन गया है आपका। इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, सेक्शन 911 में बिजनेस कनेक्शन से जो इनकम है वो डीम्ड टू एक्वायर एज इन इंडिया है, लेकिन एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि अगर नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ परचेज हो रहा है इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उस पर वो बिजनेस कनेक्शन नहीं मानते हैं। तो अभी तक ये, इसके बाद इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस रूल निकाला था जो इसमें हम पायोनियर है। उसमें यह था कि अगर आपका इंडिया से बिजनेस है, कोई गुड्स है, परचेज से ले, उसकी वैल्यू 2 करोड़ से ज़्यादा है या आपके इंटरनेट यूजर्स 3 लाख से ज़्यादा है, तो आपकी इकोनॉमिक प्रेजेंस मान ली जाएगी, उसकी वजह से आपका बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। तो एक इशू आ रहा था कि सिर्फ परचेज किया मैंने गुड्स को एक्सपोर्ट के लिए तो मैं एसईपी रूल्स में फंस सकता हूँ। तो उस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया गया है कि परचेज अगर एक्सपोर्ट के लिए किया तो उसको 2 करोड़ की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट एक लेके आए हैं 44 बीवीडी में। जो नॉन रेजिडेंट बिजनेस कोई कर रहे हैं, सर्विस, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, उनके लिए जो है ये प्रोविजन है। और 25% ऑफ द एग्रीगेट सम डीम टू बी प्रॉफिट होगा और अमाउंट जो मिलेगा उस पर होगा। अब ये अमेंडमेंट क्यों डाला इन्होंने, इसमें इन्होंने डाल दिया कि अंडर द डिप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस को आप इसमें से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। ये अमेंडमेंट लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर 44 बीबीए में लाए थे, लेकिन वहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप चाहें तो प्रेजेंटिव में जाएं, चाहें तो आप अपनी इनकम, एक्चुअल इनकम डिक्लेयर करें। तो वहाँ लोग क्या कर रहे थे कि एक्चुअल इनकम जब लॉस में आती थी तो ऑडिट करा के लॉस रिपोर्ट करते थे, और जब एक्चुअल इनकम ज़्यादा आती थी तो प्रेजेंटिव इनकम रिपोर्ट करते थे, उसमें से लॉस एडजस्ट कर लेते थे। उसको रोकने के लिए सेक्शन वहाँ पे डाला था। यहाँ तो ऑप्ट आउट का प्रोविजन ही नहीं दिया है, फिर भी इन्होंने सेक्शन डाल दिया है, कॉपी पेस्ट में हो जाता है। कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में एक बार आर्म्स लेंथ पर डिस्टर्बेंस हो गई और एसएससी अगर रेडी है तो टैक्स टीपीओ जो है वो उसको 3 साल के लिए और एक्सटेंशन दे देगा, मतलब अगले 2 साल फिर वही एएलपी लगेगा सिमिलर ट्रांजैक्शंस के केस में। तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज को एक्सरसाइज करना है, और एसएससी जब कर लेगा तो फिर ये बन जाएगा, फिर रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है कि जो है वो आपने जब किया उससे पहले अगले 2 साल के असेसमेंट हो गए तो उसमें रिकम्पुटेशन इस एएलपी के हिसाब से एओ कर पाएगा। इसके लिए सेक्शन 155 में पावर दे दिया गया है। अब हम आते हैं कि एफआईएस पर कैपिटल गेन्स पहले 10% था 115 एडी में, बाकी सब जगह 12.5 कर दिया था, यहाँ रह गया था। इस साल इसको भी 12.5 यहाँ पे कर दिया है। तो एफआई का जो भी कैपिटल गेन होगा फ्यूचर शेयर्स वगैरह ऑप्शंस वगैरह में, उस सब पे अब आपको 12.5% देना होगा। इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड बिजनेस ट्रस्ट्स। बिजनेस ट्रस्ट एक रेजिम आई हुई है जिसमें ये होता है कि वो जो इनकम करते हैं इंटरेस्ट डिविडेंड की, वो इनकम वो पास थ्रू एंटिटी के तौर पे अपने यूनिट होल्डर्स को पास करते हैं और वो उनके हाथ में उसी हेड में टैक्सेबल होते हैं। आप अगर रिटर्न में देखते होंगे तो एक शेड्यूल पीटीआई नजर आता होगा, वो यही है। इसमें रीट भी है, इनवाइट भी है, और दूसरे तरह के इसमें फंड्स भी जुड़ गए हैं अभी। 115 यू, यूए, यूबी, ये सारे सेक्शन इसी के रिलेटेड है। तो बिजनेस ट्रस्ट की जो इनकम है 111 ए और 112 के अलावा एमएमआर पे टैक्स होती है। 111 ए और 112 की इनकम नॉर्मल रेट पे टैक्स होती है। अब इसको 112 ए का एग्जेम्पशन भी इसमें जोड़ दिया है, तो ये तो एक वेलकम अमेंडमेंट है। इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फंड के केस में अभी हम ये जानते हैं कि एफआई के केस में जो सिक्योरिटीज है वो कैपिटल एसेट है, तो इसी के लिए इन्वेस्टमेंट फंड के केस में भी उनको कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। आईएफएससी,
इससे रिलेटेड बहुत सारे अमेंडमेंट है, ज़्यादातर हमारे तो काम के होते नहीं है। हाँ, सनसेट डेट्स जो कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन आए से वो सारी बढ़ा के 2030 कर दिया है। आईएफएससी सेंटर में कोई एलआईसी पॉलिसी बेच रहे हैं एनआरआई को, तो उसमें वो 2.5 लाख 5 लाख की जो लिमिट्स हैं वो नहीं लगेंगी, एग्जेम्पशन पूरे पे मिल जाएगा। ट्रेजरी कोई कंपनी आपस में आईएफएससी में सेटअप करके लोन वगैरह देते हैं तो डीप डिविडेंड नहीं होगा। फंड मैनेजर्स के लिए बहुत सारे रिलैक्सेशन आईएफएससी रेजिम में कर दिए गए हैं। 10(4)E में जो एग्जेम्पशन था वो बढ़ा करके अब जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को भी दे दिया है। पहले अभी तक जो है वो यूनिट ऑफ ए बैंकिंग आईएफएससी यूनिट को ही मिल रहा था। रिलोकेशन फंड्स कोई करेंगे तो उसके लिए चेंजेस कर दिए गए हैं रिलेटेड में। और रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन कर दिया है यहाँ पे आपका। शिप लीजिंग यूनिट, अभी एयरक्राफ्ट लीजिंग पर ही आपको कैपिटल गेन और डिविडेंड में एग्जेम्पशन थी, अब शिप लीजिंग पर भी आपको कर दी है। तो ये आपका आज का जो है फाइनेंस बिल पे हमने पूरा चर्चा करी। कोई क्वेरी किसी को है तो वो व्हाट्सएप कर सकता है 9828510543 पे, इससे रिलेटेड या कोई और भी क्वेरी आपको इनकम टैक्स में हो तो। बाकी इनकम टैक्स में जो है जितने अमेंडमेंट थे हमने सारे डिस्कस कर दिए। थैंक यू फॉर ए पेशेंट हियरिंग, और आशा है आपको अच्छा लगेगा ये प्रेजेंटेशन।